पलायन। लेखक जीवनानंद दास। मद्रास से करीब 3-4 साल बाद मैं कलकत्ता लौटा। व्यापार के पहले साल में करीब 15,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। अगले साल 5 से 1,000 रुपये डूब गए। उसके बाद से लगातार घाटा होता रहा। कर्ज चुकाते चुकाते हालत ये हो गई कि कलकत्ता जाने के टिकट तक के पैसे हाथ में नहीं बचे। आखिरकार नरसिंह चिट्टी से 50 रुपये उधार लेकर कलकत्ता आया। जब मेरे व्यापार के अच्छे दिन थे तब चिट्टी रोज मेरे फ्लैट पर आकर डिनर करता था। महंगे जावा सिगार जेब में भरकर ले जाना उसकी आदत थी। इन सब के लिए मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। अगर मांगता तो क्या बिल 1,500-2 हज़ार तक ना पहुंच जाता। बेशक चिट्टी ने दूसरे तरीकों से मेरी बहुत मदद की थी। व्यापार के लिए सही सलाहें उससे खूब मिली थीं। शारीरिक मेहनत करके भी उसने समय समय पर मेरा बड़ा उपकार किया। तमिल और तेलुगु लिखने में उसने मेरी मदद की। हालांकि मद्रास में अंग्रेजी से भी काम चल जाता है। चिट्टी से कहकर आया हूं 6-7 महीने में फिर मद्रास लौटूंगा। चिट्टी ने कहा, ना लौटो तो भी इन 50 रुपयों को उधार मत समझना। देखो कलकत्ता में व्यापार कर सकते हो क्या, या फिर नौकरी मिल जाए तो और भी अच्छा है। सच में मद्रासी बड़ी चालाक कौम है। क्या होगा और क्या नहीं वे धूर्त नारद की तरह पहले ही ताड़ लेते हैं। मेरा अब मद्रास जाना नहीं होगा, व्यापार भी शायद नहीं हो पाएगा, और वे 50 रुपये मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। शायद नौकरी ढूंढना ही अब मेरे लिए सही है। मुझसे भी बेहतर ये बात वो चेटी जानता था। कलकत्ता आने के बाद हाथ में सिर्फ 20-25 रुपए बचे। मद्रास के इन 3 सालों में बड़े ठाट बाट अदब कायदे से रहने की आदत हो गई थी। सारा दिन टिपटॉप सूट पहने। मद्रास में मेरे पास 8-10 तरह के सूट थे। दिन में 3-4 बार कपड़े बदलता था। सारा दिन हवाना सिगार, कॉफी और चाय के बिना काम नहीं चलता था। मेरे लिए दिन में 10-12 अंडे तोड़े जाते थे खसखस वाला आमलेट बनाने के लिए। रोस्ट या करी के लिए रोज 4 मुर्गों का इंतजाम था। डिब्बा बंद मांस भी खूब खाता था। विलायची मछली भी नहीं छोड़ी थी। टोस्ट पर मक्खन की मोटी परत और उस पर जैम की पॉलिश ना हो तो स्वाद नहीं आता था। दिन भर ताज़ा और डिब्बा बंद फल खाता था। रोज दोपहर को 2 घंटे टेनिस खेलता था, इसलिए हजम होने में कभी दिक्कत नहीं हुई। सेहत भी खूब थी। कलकत्ता आकर उस जीवन का कोई छोर ही नजर नहीं आता। साथ में मेरे नामी गिरामी मगरमच्छ की खाल के 8-10 सूटकेस हैं। हैट, कोट, पतलून और शौकीन सामान से भरे 2 चॉकलेट रंग के होल्ड ऑल, 3 ग्लैडस्टोन बैग, 2 बड़े टूरिस्ट ट्रंक, बक्से और न जाने कितना तामझाम। पर हाथ में जो पैसे हैं उनसे कलकत्ता के किसी फर्स्ट क्लास होटल में 6 दिन से ज्यादा नहीं टिका जा सकता। हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर 1-2 मिनट सोचता हूं। हाथ की छड़ी को 1-2 बार घुमा लेता हूं। जेब से सिगार निकालकर जलाता हूं। सिगार का एक कश लेते ही देखता हूं कि अनगिनत होटलों के दलाल, एजेंट्स मुझे घेर चुके हैं। हाथ के इशारे से भीड़ को हटाकर एक टैक्सी करता हूं। एक मध्यम दर्जे के बोर्डिंग में जाकर रुकता हूं। मैनेजर दिन के 5 रुपये मांगता है, पर 2.5 रुपये में बात तय होती है। मुझे एक बड़ा सा अंधेरा कमरा दिया जाता है। बाद में रोशनी और हवा वाला एक छोटा कमरा पसंद करके बदल लेता हूं। नीचे की मंजिल पर अस्तबल जैसा एक नमी वाला अंधेरा कमरा है और वहां एक हौज, चौबच्चा, यही बाथरूम है। पानी के अंदर चूहा मरा है या तिलचट्टा सड़ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। एक अजीब सी सड़ी हुई यानी मस्ती गंध में नहाना पड़ता है। खाने में अक्सर पुई साग की चचरी और मछली की अंतड़ियां आती हैं। वही बिसांधी तरकारी, कच्चे केले की भुजिया, खेसारी की दाल और टेंगरा मछली का शोरबा। भरी थाली छोड़कर मैं फिर से सिगार जला लेता हूं। 2 साल पहले जब घर गया था तब व्यापार में खूब बरकत थी। 2 महीने रहा था वहां। पुरानी जमीन के पास ही कुछ नई जमीन भी खरीदी थी। खपरैल का घर, उन दिनों अटचाला 8 छप्पर वाले घर को तुड़वाकर एक छोटा सा टाइल वाला बंगला बनवाने का संकल्प लेकर आया था, पर अब कुछ ना हो सका। 1.5 साल पहले भी एक बार घर गया था, तब व्यापार में घाटा शुरू हो गया था। अब फिर से गांव ही जाना होगा। खबर मिली है कि पिताजी को दिल की गंभीर बीमारी है, मरते मरते बचे हैं। बड़ी चिंता की बात है। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। सही खबर नहीं मिल पाती। नीलिमा, मां कैसी हैं? और वो छोटी खुकुप इतनी बड़ी हो गई होगी। सारा दिन क्या करती रहती है? कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता। व्यापार के शुरुआती 2 सालों में पिताजी को हर महीने 300 रुपए भेजता था। पिछले साल 1 पैसा भी नहीं भेज पाया। हैरानी होती है ये सोचकर कि गांव के घर का हाल क्या होगा। सुना है पिताजी को फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है। असिस्टेंट हेडमास्टर हैं, हालांकि प्राइवेट स्कूल है, पर फिर भी स्कूल की हालत ठीक नहीं है। उन्हें महीने के 80 रुपए मिलते हैं। 70 साल का बूढ़ा इंसान। स्कूल हमारे घर से करीब 3 मील दूर है।
क्या वे एक गाड़ी से जाते हैं? 80 रुपए में गाड़ी कहाँ से आएगी? घर में खाने वाले भी बहुत हैं। जरूरतों का कोई अंत नहीं। बेंत की आराम कुर्सी पर बैठा हूं। हवाना सिगार का नीला धुआं खिड़की से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। रेलिंग पर धूप में कुछ गौरैया बैठी हैं। ये सारे सूटकेस बेच दूं तो भी काम चल जाएगा। अपने काम के लिए बस एक रख लूंगा। ये ग्लैडस्टोन बैग, होल्ड ऑल, ट्रंक और करीब 10 सूट बेचकर कितने पैसे मिलेंगे? मन ही मन हिसाब लगाता हूं। इन चीज़ों को खरीदने वालों से बहुत मोलभाव करना पड़ता है। दाम बहुत कम मिलता है। एक बार तो लगता है कि बेचकर क्या फ़ायदा, इन चीज़ों से मोह हो गया है। पर दोपहर तक सब बेच डाला। घर के लिए धोती, साड़ी, छाता, फ्रॉक और ब्लाउज खरीदकर जब ट्रेन में चढ़ा तो हाथ में सिर्फ 5 रुपए 6.25 आने बचे थे। व्हीलर के स्टॉल से खरीदा वो उपन्यास धीरे धीरे खोलकर पढ़ना शुरू करता हूं, पर आधे घंटे में सिर्फ पहला पैराग्राफ ही पढ़ पाया। सिर्फ 7 लाइनों का एक पैरा। किताब बंद करके रखनी पड़ती है। मद्रास बहुत अच्छा लगा था ऐसा नहीं है, पर कलकत्ता आकर न जाने कैसा अवसाद महसूस हो रहा है। सिगार का एक कश लेता हूं। यहीं व्यापार शुरू करूं या नौकरी ढूंढूं? जो भी हो, कुछ तो हो ही जाएगा। मन के भीतर अब कोई चिंता, कोई सपना या कोई रंग बाकी नहीं रहा। अब कोई जल्दी नहीं है। एक उपन्यास तक पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बस गांव के घर भाग जाने का मन करता है। वहां मेरे कमरे की खिड़की के पास वो बड़ा हरा भरा और ताज़ा नींबू का पेड़ अपनी डालियां फैलाए खड़ा है। पूरब वाले 8 छप्पर के घर के उस छोटे से कोने में बिस्तर पर चटाई बिछाकर लेटे हुए आसमान की ओर ताकने का मन करता है। फिर फाल्गुन के आम के बोर की खुशबू के बीच दोपहर की झींगुरों की आवाज में सो जाने की इच्छा होती है। नीलिमा शायद बिस्तर के पास आकर बैठेगी। बहुत अच्छी बात है, वो अभी नहाकर आई होगी। नारियल तेल लगे ठंडे बाल और खाना पीना हो चुका होगा। उसके हाथों की कुछ सोने की चूड़ियां साफ पानी में चांद की रोशनी की तरह झिलमिला रही होंगी। शायद वो अकेली ना बैठे। बिटिया खुकू को लाकर मेरे तकिए के पास बैठा दे, या वो खुद आए और पूरी दोपहर मेरे बिस्तर पर अपनी शरारतें करे। या शायद माँ आएंगी। नोक झोंक, खेल, नींद, छोटी छोटी बातें, होंठ फुलाकर रोना और फिर वही तृप्ति। शाम के बाद पिताजी के साथ बैठकर देर रात तक बातें होंगी। पिताजी को कुछ विषयों पर चर्चा करना बहुत पसंद है। आत्मा, अमरता, ईश्वर, धर्म, थियोसफी, हिंदू मिशन, शिक्षा और तरह तरह का साहित्य और कविताएं। एक नया अंग्रेजी उपन्यास अगर पिताजी को दे दिया जाए तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तुरंत चश्मा चढ़ाकर शाम के धुंधलकी में बिना लालटेन के ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जितनी देर में मैं 10 पन्ने पढ़ पाता हूं, उतनी देर में वे 50 पन्ने खत्म कर देते हैं। मद्रास, रंगून, कलकत्ता, जब कभी भी जहां रहा हूं, अनवरत लोगों की भीड़ रही है। बातें खत्म ही नहीं होती। काम का अंबार लगा रहता है और बस निपटता रहता है। सुबह से रात तक इस आपाधापी में खुद को बस एक रक्त मांस विहीन पुतली की तरह महसूस करता हूं। फिर कभी गांव के घर चला जाता हूं। माँ पास आकर बैठती हैं, दुनिया भर की खबर सुनाती हैं। मैं जितना कहता हूं उससे कहीं ज्यादा कहानियां सुनता हूं। नीलमा आती है, बिटिया आती है, मेरी बहन अमिया आ पहुंचती है। पिताजी के साथ देर रात तक बातें होती हैं। ऐसा लगता है मानो मैं फिर से किसी आदिकाल के बच्चे की तरह लौट आया हूं। चारों तरफ कोमल अंधेरा, खपरैल के अंगारों यानी खपराए की मंद सी टपन, जबान पर शहद जैसी मिठास और प्राणों के भीतर उम्मीद, साहस और जीवन के सपनों का कोलाहल। दोपहर में खिड़की के पास नींबू के फूलों की खुशबू वाली हवा के बीच बैठकर आसमान की ओर देखते हुए लगता है ये मैदान, तपती दोपहर की धूप की खुशबू, सूखी भूरी घास, नीले आकाश के नीचे सफेद सहजन के फूलों की चादर, बसंती, संतरी और पीले लंगों की तितलियां, कटीली झाड़ियों पर टिड्ढों का शोर, तेलाकुचों की बेलों पर लाल मकाल फल के मुंह में तोतों के पंखों की फड़फड़ाहट, घास फूस के छप्पर के ऊपर अचानक नीलकंठ की चीख, मैदान में घों को देखकर मैनाओं का शोर, 2 नेवलों की शरारतें और कामिनी के पेड़ों में फुतकती गौरैयां। लगता है प्राणों की तृप्ति के लिए बस इतना ही काफी है। अब इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। नीलिमा जा सकती है, माँ की भी कोई आवश्यकता नहीं। अगर यह सारा घर निर्जन भी हो जाए तब भी गांव के इस मैदान का स्वाद, जुगनू भरी शाम और उल्लुओं की आवाज से भरी रहस्यमयी रातें मानव आत्मा को सालों तक बांधे रख सकती हैं। पर फिर भी इस बार मैं इन चंद इंसानों के लिए ही घर जा रहा हूं। पिताजी के लिए कई नए उपन्यास लिए हैं, ज्यादातर वीला के ही हैं, पर कुछ मशहूर अंग्रेजी उपन्यास भी साथ में हैं। अब मेरे पास इस बात के ढेरों प्रमाण हैं कि मृत्यु के बाद इंसान के भाग्य में शमशान की राख, हड्डियों और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर पिताजी शायद बहुत कठोरता से विरोध करेंगे, पर कुछ ही पलों के लिए। उसके तुरंत बाद वे मन ही मन मुझे क्षमा कर देंगे और तर्क वितर्क शुरू करेंगे। धीरे धीरे कहेंगे, तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता, विश्वास और श्रद्धा चाहिए।
फिर भी वे काफ़ी गहराई तक बहस करते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि कभी-कभी उनके विचारों की स्पष्ट चमक देखकर ताज्जुब होता है। देर रात तक बातें खूब जमती हैं। इन 1.5 सालों में माँ के पास इस मोहल्ले और उस मोहल्ले की ढेरों खबरें जमा हो गई हैं। कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कहानियों के विषय से कहीं ज़्यादा उसे सुनने की उत्सुकता की कीमत है। दोपहर के भोजन के बाद अगर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हो तो वे मेरे बिस्तर के पास आकर बैठती हैं। मेरा दरवाज़ा आखिर खुला क्यों ना रहे। सुना है खुकू बिटिया अब काफ़ी बातें करने लगी है, टुकुर टुकुर चल भी लेती है, पर मोटी नहीं हुई। जन्म के समय जो बाल सूतिकागार के बाल लेकर वह इस दुनिया में आई थी वे शायद अब तक काटे नहीं गए हैं। मैं जाकर नाई को बुलाऊंगा और उन्हें कटवा दूंगा, या फिर खुद ही कैंची से छांटते हुए कहूंगा, क्यों तुम लोगों ने इतने दिनों तक इन्हें काटा क्यों नहीं? क्या पता सूतिकागार के उन सुंदर रेशमी और अलौकिक अपार्थिव बालों पर मैं खुद कैंची चला भी पाऊंगा या नहीं। रहने दो, नहीं काटूंगा। बिटिया के पेट में शायद काफ़ी कीड़े हो गए हैं। शरीर भी कीड़ों की तरह ही दुबला है। जलाया जाइए सिगार। और फिर नीलिमा, पिछली बार जब मैं मोहल्ले में ब्रिज खेलने जाता था तो शुरू के 2-3 दिन उसने मुझे किसी कीमत पर जाने नहीं दिया। कमीज पकड़कर रोक लेती थी। सारा दिन ताश खेलकर जब शाम को घर लौटता तो वो मेरे रास्ते से हट जाती, बुलाने पर भी जवाब नहीं देती थी और आखिर में गले लगकर कहती, सारा दिन मुझे अकेला छोड़कर रहना तुम्हें इतना अच्छा लगता है? सच में? इतने दिनों बाद ट्रेन अब मेरे गांव की ओर ही दौड़ रही है। नहीं, इस बार दोपहर को मोहल्ले में ब्रिज खेलने नहीं जाऊंगा। एनू है, अमिया है, मैं हूं, मेरे खुफिरे भाई और बहनों ही हैं, इन्हें ही ब्रिज सिखा दूंगा। अगर नहीं सीख पाए तो बिनती यानी कि बगाती ही खेलेंगे। पूर्व जन्म की यादों की तरह बिनती के खेल में एक अजीब सी कोमलता और करुणा है, खासकर जब महिलाओं के साथ बैठकर खेला जाए। वो तपती चिलचिलाती दोपहर और दक्षिण वाले कमरे में खिड़की के बाहर अकवन और अरंडी के जंगलों से आती हवा के सामने बैठकर खेलना। पिछली बार उसने इस खेल के लिए कितनी जिद की थी, पर मुझ पर तो ब्रिज का जुनून सवार था। मैं किसी और को बुलाने का बहाना कर कमीज पहनकर पिछले दरवाजे से निकल जाता था। इस उपेक्षा और धोखे का दर्द पिछले 1.5 साल में मद्रास में काम बेकाम के बीच ना जाने कितनी बार कचोटा है। तांगे, घोड़ा गाड़ी से उतरकर मैं अपने घर की ड्योढ़ी पर खड़ा हुआ। उतरते ही एक गली के कुत्ते ने मुझे देखकर भौंकना शुरू किया। मैं हैरान रह गया, ये कुत्ता कहाँ से आया? रास्ते से एक ईंट का टुकड़ा झामा। उठाते ही वो दुम दबाकर भागा और मदार के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर मुंह करके रोने लगा। कितना कारुणिक था वो दृश्य। अजीब सी बेचैनी हुई। घर के सामने तांगा रुका है, फिर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया। सामान तांगे वाले के भरोसे छोड़कर अंदर गया तो पिताजी दिखे। देखा वे एक स्टूल पर उकड़ू बैठे लड़कों की कापियां जांच रहे थे। मैंने प्रणाम किया, तभी माँ भी आ गई। माँ को प्रणाम करके पूछा, कैसी हो माँ, सब ठीक है? तुम आ रहे हो, ऐसी तो कोई खबर नहीं थी। बस देखो माँ, आ गया। तुम तो आने से पहले हमेशा तार भेजते हो। इस बार सोचा, क्या? सोचा कि आपको चौंका दूं। पिताजी ने पूछा, व्यापार का क्या हाल है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। माँ बोली, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सेहत ठीक है तो सब ठीक है। घर का लड़का घर आ गया, अब फिर से व्यापार करने मत जाना। क्यों माँ? धुर, उस मद्रास में कोई व्यापार करता है? मद्रास से मेरा क्या वास्ता माँ? नहीं, अब मद्रास वद्रास नहीं, अगर करना है तो कलकत्ता में करो। तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ लाया हूँ। मेरे लिए साड़ियाँ? कहीं नीलांबरी तो नहीं? माँ ने मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा। तुम्हारे लिए एक जोड़ी चप्पलें भी लाया हूँ। क्या? चप्पलें? किसके लिए? तुम्हारे लिए माँ। इस लड़के का हाल देखो, 7 जन्मों में कभी जूते नहीं पहने। मद्रास में औरतें क्या करती हैं पता है माँ? रहने दे अपनी मद्रास की बातें, आंखें सिकोड़कर। अब क्या, अब किसी दिन मेरे लिए हील वाले जूते भी ले आएगा? वे जूते अपनी बहू को पहनाना। अब बस, तुम नंगे पैर घूमोगी, ये नहीं होगा। और अगर कभी बारिश हुई तो? माँ ने टोकते हुए कहा। हो गया रे, मैं कोई स्कूल की मास्टरनी सुरमा नहीं हूं जो चप्पल पहनकर रास्ते पर फटर फटर करती हुई घूमूंगी। गाड़ी से सामान फटिक ले आया। माँ ने पूछा, चाय पिएगा? हाँ माँ, अच्छी चाय पत्ती भी लाया हूं। पिताजी ने पूछा, कितने पाउंड? यही अंदाजन 10 पाउंड। पिताजी ने राहत की सांस ली। चलो, जान बची। तुम्हारे लिए कुछ उपन्यास नॉवेल लाया हूं पिताजी। मेरे लिए उपन्यास? क्यों, क्या मैं कोई उपन्यास का चटोरा हूं? पिताजी कापियों का ढेर छोड़कर खड़े हो गए। बोले, कहाँ, कौन से उपन्यास हैं, दिखाओ जरा। बंगाली तो बिल्कुल नहीं है। तारक गांगुली को स्वर्णलता पढ़ी थी, वही पानी मिला दूध और चीनी जैसा स्वाद।
खैर, उसके बाद से मैंने बंगाली उपन्यास पढ़ना ही छोड़ दिया। तुम्हारी उम्र के सभी लोगों ने यही किया है। उम्र भी तो कम नहीं, यही कोई 71 की होगी। नहीं, उम्र की वजह से नहीं, ये देशी उपन्यास मुझे कभी पसंद ही नहीं आए। उम्र की बात क्या, 30-40 की उम्र में भी पसंद नहीं थे। पिताजी ने सर हिलाकर कहा, अखाद्य, न पढ़ने योग्य, हमेशा से। चलिए ठीक है, मैंने अंग्रेजी उपन्यास निकालकर कहा, पर इन व्हीलर संस्करण की किताबों को मैं कभी माफ नहीं कर पाया। एक तो इनका टाइप बहुत खराब है और विचारों की खोखलापन भी उतना ही दर्दनाक इस टाइप की तरह ही। कीमती विचारों के लिए कोई उपन्यास पढ़ता है क्या? क्यों नहीं पढ़ेगा? विचारों का संसार अलग है, उसके लिए थियोसोफी है, उपनिषद हैं। पिताजी ने 10-12 उपन्यास दाहिने हाथ में उठा लिए और बोले, 1 महीने की खुराक, चाहो तो 15 दिन में भी खत्म कर सकते हो। नहीं, स्कूल का काम अभी बहुत ज्यादा है। वैसे भी तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसा जोर नहीं रहा। पिछली बार देखा था कि नाक के पास ले जाकर पढ़ रहे थे। मोतियाबिंद, आंखों में जैसे जाला सा पड़ गया है। तब तो ये किताबें लाकर मैंने गलती कर दी। सारा दिन स्कूल का काम, कापियां जांचना, पढ़ाना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना और फिर घर लौटकर शाम को ये अक्षर। अगर अंधेरा ना हो तो तुम्हें अपने बेटे की भी याद नहीं आती। इसमें तो गरुड़ की आंखें भी खराब हो जाएंगी। ऑपरेशन कराते ही आंखें आज ही अंधी हो जाएंगी। जब तक दिख रहा है ऑपरेशन की क्या जरूरत। धीरे धीरे अंधा तो होना ही है, पर उससे पहले दुनिया से विदा होना होगा। जितने दिन जीवित हूं समय तो काटना ही होगा। माँ बोली, ये क्या कह रहे हो? थोड़ी देर चुप रहकर, क्यों, क्या हमारे साथ बातें करके तुम्हारा मन नहीं बहलता? पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने फिर कहा, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेकर समय बिताओ, इन किताबों को पढ़ने से क्या फायदा? पिताजी एक एक करके किताबें देख रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने फिर टोका, क्या ये सब पढ़ने की उम्र है तुम्हारी अब? माँ चली गईं। मैंने पूछा, अच्छा तुम जो दिन का इतना समय भगवान के नाम में बिताते हो, क्या माँ को ये पता नहीं है? नहीं। वे किताबों को उलटते पलटते चुप रहे। उन्होंने एक किताब खोली और बिल्कुल शांत हो गए। मैं समझ गया कि ये सवाल उनके लिए असहज था। मैंने पूछा, ये किताबें तुम्हें कैसी लगती हैं? इन किताबों में कोई अंतर, वैरायटी नहीं है। स्टॉल से बस कोई भी एक उठा लो, वैसी ही होती हैं। क्या तुम्हें अच्छी लगती हैं? मुझे तो अच्छी लगती हैं। इन किताबों की एक विशेषता यह है कि इनमें ज्यादा गंदगी, अश्लीलता या नॉन रमी नहीं होती। गंदगी मतलब? इंसान के जीवन में कई जगह गंदगी नहीं होती क्या? कहकर वे चुप हो गए। मैं समझ गया कि वे इस पर और बात नहीं करना चाहते। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, पर इनमें मानव जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं मिलता। वैसा ज्ञान तुम्हें इन उपन्यासकारों से कहाँ मिलेगा? क्यों, उनके पास तो होता है। पिताजी ने सर हिलाकर कहा, नहीं, वो ज्ञान उपनिषदों के ऋषियों के अलावा और किसी के पास नहीं है। मैं हैरान होकर चुप हो गया, पर आज बहस करने की इच्छा नहीं हुई। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, पर उपनिषदों के ऋषि तो कब के गुजर चुके, तब से अब तक जितने भी इंसान आए, क्या मानव जीवन के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है? है, बिल्कुल है। किसे? उन लोगों को जिनकी आत्मा का तालमेल इन ऋषियों के साथ है। कौन है वे? वे दुनिया में हर जगह हर कहीं जन्म लेते हैं। पिताजी ने बात इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई। मैंने फिर से उपन्यासों की बात छेड़ी। कहा, इन लेखकों को चरित्रों की भी कोई विशेष समझ नहीं होती। मानव चरित्र की समझ? हाँ, किसी भी उपन्यासकार के पास वो नहीं है। तो फिर किसके पास है? टॉल्स्टॉय के पास बेशक थोड़ी बहुत थी, पर वे महज एक उपन्यासकार नहीं थे। मानव चरित्र की समझ सिर्फ उसी को है जिसने इन चरित्रों की रचना की है। हम तो सिर्फ कठपुतलियों का चरित्र जानते हैं। पिताजी ने किताबें रख दी और बोले, हर लेखक अपने मन की कठपुतलियों के साथ खिलवाड़ करता है। कहता है कि इस इंसान के मन में ये भाव आया था, उस नस के जरिए प्राणों में वैसी कड़वाहट या सपने जागे थे। अगर मैं पूछूं, तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये तुम्हारे अपने मन का भ्रम नहीं है? ताज्जुब है, इस दुनिया में कौन किसके बारे में क्या जानता है? मेरा नजरिया बेशक अलग था, पर मैंने प्रतिवाद नहीं किया। थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो पिताजी, तो फिर इन किताबों को पढ़ने से क्या फायदा? बड़े ही निर्दोष घाव से थोड़ा समय कट जाता है, जैसे शतरंज का कोई अच्छा खेल। पिताजी ने सर हिलाया। हाँ, वे खेल जो मैंने कभी नहीं सीखे। सीख लेता तो बुरा ना होता। वैसे खेल सीख लिए होते तो ये उपन्यास, नॉवल और भी अच्छे लगते हैं। इनमें ना कोई उत्तेजना है, ना गुस्सा और ना कोई शोर शराबा। स्कूल के बच्चों की बेतुकी अंग्रेजी सुधारने के बाद साहबों की ये साफ सुथरी और निर्विवाद अंग्रेजी पढ़कर बड़ी राहत मिलती है। माँ चाय लेकर आईं। बोली, मुरमुरे खाएगा? मुड़ी? नहीं। रोटी नहीं है? रहने दो। सोचा था तो पराठे बना दूं, पर घी नहीं है। मैदा भी सड़ गया है, कीड़े रेंग रहे हैं। अभी तो भात खाएगा ही। हाँ, तो चाय पी ले, मुंह नहीं धोएगा?
मुंह में धोकर आया हूं। कहाँ से? ट्रेन में ही 5 बजे नींद खुल गई थी। चाय का प्याला हाथ में उठाकर एक बगल वाले स्टेशन पर हाथ मुंह धो लिए थे। पिताजी कापियां जांचते हुए बोले, इस बार 3rd क्लास में आए हो? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। एक कॉपी एक तरफ रखकर, तुम्हारे वे होल्ड ऑल और सूटकेस कहाँ हैं? वे रख आया हूं। मद्रास में? नहीं, कलकत्ता में। कलकत्ता से यहां तक क्या 3rd क्लास में आए? हमेशा तो 1st क्लास में आते थे। हाँ, आता तो था। इस बार इंटर क्लास का टिकट भी नहीं जुटा पाए क्या? सर हिलाकर, नहीं। व्यापार बड़ी साधना की चीज है, पर अंत में अक्सर ऐसा ही होता है। मैं समझ गया हूं कि तुम पूरी तरह फतूर हो चुके हो। थोड़ी देर रुककर, खैर छोड़ो, खाना खाओ और कुछ दिन आराम करो। उसके बाद सोचना कि आगे क्या करना है। पिताजी फिर कुछ नहीं बोले। माँ खड़ी थीं, बोली, चाय क्यों नहीं पी रहे? बस अब पीऊंगा। चाय ठंडी हो रही है। व्यापार में इस बार बहुत नुकसान हुआ है क्या? एक घूंट भरकर, हाँ, बाजार बहुत खराब है। तो चाय पी ले। पीता हूं। चाय का प्याला अपनी ठोड़ी अर्थात चिन तक लाकर, इस साल आप लोगों को कुछ भेज नहीं पाया। अरे तो उसमें क्या हुआ? उसमें क्या बात है? कब भेज पाऊंगा ये भी समझ नहीं पा रहा हूं। दोनों निस्तब्ध रह गए। मां थोड़ी देर रुककर बोली, तो व्यापार की ऐसी हालत हो गई। एक लंबी सांस लेकर, देख ही रही हूं। पहले साल तुम्हें कितना मुनाफा हुआ था भला? व्यापार में नफा नुकसान का हिसाब इस तरह नहीं लगाया जाता। पिताजी बोले, 15,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। क्या तुमने वो पैसा बैंक में रखा था? नहीं मां, बैंक में क्यों, व्यापार में लगा दिया। मां ने सारे लाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं तो व्यापार कैसे चलता? तो क्या 15,000 रुपये पानी में बहा देने थे? मां काफी उदास हो गईं। बात को तुम ठीक से समझी नहीं मां। तुमने ही क्या समझा? आखिर में अगर नुकसान ही उठाना था, हार कर ही आना था, तो समझने या ना समझने की कोई बात ही नहीं रह जाती। मैंने पिताजी की ओर देखा। वे सिर झुटाए कापियां जांच रहे थे। इस बेतुकी बहस से मुझे बचाने की कोई कोशिश उनमें नहीं दिखी। शायद वे भी मां की तरह ही सोच रहे थे। चाय का एक घूंट भरकर, इश, ऐसी चाय पीते हो क्या तुम लोग? क्यों, चाय में क्या बुराई है? जो है सो है। मुंह बिगाड़कर और नाक भौं सिकोड़कर चाय का प्याला अलग रख देना पड़ा। हम तो पिछले 6 महीने से यही चाय पी रहे हैं। ये चाय है या सूखी पत्तियों का चूरा? पिताजी बोले, यहां यही नियम है। हम सादगी से रहते हैं और हमें यही पसंद है। इससे इंसान को और असल में जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मां ने पूछा, तो क्या तुम ये चाय नहीं पियोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रहने दो। एक प्याला चाय बर्बाद कर दी। थोड़ी देर चुप रहकर, किसी और को दे दो। कौन पिएगा? पिताजी ने टोकते हुए कहा, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। इस समय घर में किसी और के चाय पीने का नियम नहीं है। थोड़ी चुप्पी के बाद, फेंक दो और क्या। वही तो कह रही थी, बेकार में बर्बादी, अपव्यय हुई। बर्बादी कैसी? मुझे पीने के लिए दी गई थी। मान लो कि मैंने पी ली। पिताजी बोले, ऐसा झूठ क्यों मानूं? वो सच तो नहीं है। वो तो है। मैंने मुंह उठाकर हंसते हुए कहा, इस जरा सी चाय की कीमत ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे। मैं तुम्हें दे देता हूं मां। पिताजी ने गंभीरता से कहा, ये पारिवारिक जीवन है, लेन देन की जगह नहीं है। यहां ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। वो तो है। थोड़ी देर चुप रहकर, पर मैं नहीं, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। फिर भी मैंने कहा, मैंने तो बस मां से मजाक किया था। पिताजी थोड़ा हंसकर बोले, चलो ठीक है, पर आजकल के युवाओं में एक अजीब सा असंयम दिखता है। अगर वे 5 पैसे कमा लें तो उन्हें लगता है कि जीवन की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं है। अंत में पैसे की कीमत बहुत कम रह जाती है। पिताजी चले गए। कुछ देर सन्नाटा रहा। मैंने मां की ओर देखकर भरोसे के साथ कहा, 2-3 साल में व्यापार फिर पटरी पर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। क्या अगले साल मुनाफा होगा? नहीं, उसके अगले साल। कर्ज बहुत बढ़ गया है। बिटिया कुक्खू अभी भी रोज करीब 1.5 सेर दूध पीती है, और दूध के दाम तो देखो, रोज 1.5 सेर। बाप रे! अरे इससे पहले तो 2-2.5 सेर पीती थी। उतनी छोटी बच्ची। भूख हो तो पीना ही पड़ता है। मां की छाती से तो उसे एक बूंद दूध नहीं मिलता। उस आंतोड़ घर प्रसूति कक्ष से ही यही हाल है। न जाने कैसी बनावट है लड़कियों की। बच्चा जनेंगी पर दूध नहीं होगा। एक मरी हुई गाय का भी दूध होता है। अक्षय डॉक्टर उसे पिलाने के लिए कहते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। किसे? किस दूध के लिए? नीलिमा को। क्यों?
तभी से क्या वो गाय का दूध पी रही है? गाय का दूध, बकरी का दूध, न जाने क्या क्या। कितनी ही फीडिंग बोतलें तोड़ डाली उसने, पर बिना तस्वीर देखे दूध नहीं पिएगी। बच्चों को बड़ा करना क्या कम झंझट है? चाय के प्याले की ओर देखा तो एक मक्खी गिरी थी। वो अभी मरी नहीं थी। मैंने धीरे से उंगली से उसे उठाया और प्याले के किनारे रख दिया। मक्खी धीरे धीरे प्याले के सहारे मेज पर उतरकर शांत बैठ गई। माँ बोली, पैसों का तो जैसे श्राद्ध, बर्बादी हो रहा है। ऊपर से इन 3 महीनों में उसे पेचिस, डायसेंट्री हो गई थी। किसे? बिटिया को। खूनी पेचिस। हालत बहुत बिगड़ गई थी। तब तो तुम लोगों ने बहुत मुसीबत झेली होगी। पैसा भी पानी की तरह बहा। माँ ने आगे कहा, फूड, ग्लेक्सो, गेहूं, बार्ली, डिब्बों से घर भर गया है। उस पेचिस के बाद से दूध अब पेट में पचता नहीं, फूड के साथ मिलाकर खिलाना पड़ता है। माँ ने एक लंबी सांस ली। एक डॉक्टर तो बंधा हुआ है। मैंने कहा था कि किसी वैद्य या कविराज को दिखा लो, या हमारे विधु को, जो कैंपबेल से पढ़ा है। लड़का भी अच्छा है, पर बहू की आंखें तो जैसे आसमान फाड़कर ऊपर चढ़ जाती हैं। एमबी डॉक्टर के बिना उसका काम नहीं चलता। माँ ने प्याले समेत चाय दरवाजे के बाहर फेंक दी। अब वो एमबी डॉक्टर एक बार आने के 2-2 रुपए फीस विजिट लेता है, और हाल ये है कि अगर फीस के पैसे एक बार ना दे पाओ तो अगली बार मिन्नतें करने पर भी वो नहीं आएगा। मैं तो सोचती हूँ पैसों से बढ़कर बिटिया की जान है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर पैसों का पेड़ ना हो तो गुजारा भी नहीं। एक पेड़ की जरूरत तो होती है, वरना संसार में किसके बिना क्या चलता है? प्याला एक तरफ रखकर, तुम्हारे पिताजी तो कर्ज में डूब गए हैं। कितना कर्ज? रहने दो। माँ बोली, जूते, कपड़े, पेनी, फ्रॉक, इजार, पाउडर, न जाने क्या क्या। मैं कहती हूं बिटिया को मेमो के बच्चों की तरह सजाकर क्या फायदा? पर तुम्हारी बहू की जो मर्जी। कितने धान में कितना चावल होता है, आर्थिक वास्तविकता वो जरा भी नहीं समझती। मैना के बच्चे को मोर के पंख लगाकर उड़ाना चाहती है। तब तो बिटिया खुकू पर तुम लोगों का काफी खर्च होता होगा, और उसकी माँ पर क्या कम होता है? पिछले साल चैत के महीने में तुमने जो आखिरी किश्त के 300 रुपए भेजे थे, उसे देखकर बहू ने आंखें चढ़ा ली और बोली, मेरे पति हर महीने इतने पैसे भेजते हैं और मेरे पास न ढंग का आईना, आरसी, न सिंदूर, न हाथी दांत की कंघी और न सिल्क का ब्लाउज। उसने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। चैत की गर्मी में ऐसा तांडव मचाया। खाने की मेज पर एक सूखा पान पड़ा था, उसे मैंने मुंह में डाल लिया। माँ बोली, हमारे प्रति क्या उसकी कोई सहानुभूति है? ऐसा हाथी जैसा पालतू बच्चा महंगा शौक भला क्यों? जैसे सुंदरबन का हाथी राजा महाराजाओं की ड्योढ़ी छोड़कर यहाँ आ गया हो। इतना पैसा तो खर्च हुआ, पर बिटिया दिखने में कैसी है? वही जरा सी, बढ़ती ही नहीं। ऐसा क्या? हाँ, मुझे तो डर लगता है कि कहीं बौनी वामन ना रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ 1 साल की हुई है, और कितनी बढ़ेगी? थोड़ी देर चुप रहकर, अभी घुटनों के बल चलती हैं या खड़ी होकर? चल लेती है, टुकुर टुकुर चलती है, पर हाथ पैर बत्ती दिए की बाती जैसे पतले हैं। थोड़ा चलकर ही हाफने लगती है। तो अब घुटनों के बल नहीं चलती, टुकुर टुकुर चलती है। दोपहर को खाने के बाद खिड़की से बाहर उस कृष्णचूड़ा गुलमोहर के पेड़ को ढूंढ रहा था। कहीं नहीं मिला। मैंने पूछा, पेड़ कहाँ गया? कौन सा पेड़? वही कृष्णचूड़ा वाला। किसे पता? क्यों, क्या तुमने वो पेड़ कभी देखा नहीं माँ? किसे याद रहता है भला? वाह, वैशाख जेठ के महीनों में वो कैसा फूलों से लदा रहता था। पूरी दोपहर डालियों पर मैना चहचहाती थीं और रात को सन्नाटे में लक्ष्मी उल्लू आकर बैठता था। पिछली बार तो तुम करीब 12-14 सूटकेस लाए थे, वे खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन बादामी रंग के चमड़े वाले। वे कहाँ हैं? वहीं छोड़ आया हूं। कहाँ? थोड़ी देर चुप रहकर, मद्रास में। क्यों, ले आते तो क्या बिगड़ जाता? उतने सामान का किराया माल भाड़ा कौन देता? क्यों, मुझे भी 2-4 दे देते। तुमने पिछली बार ही तो 3 लिए थे, तो क्या और जरूरत नहीं पड़ती? बाद में ले लेना। तुम अपना बिस्तर इस मामूली सी शतरंजी में बांध कर लाए हो। कैसी नुकसान वाली यानी फटी हाल शतरंज लग रही है, बिल्कुल हिंदुस्तानी धोबियों या मजदूरों यानी खोटो जैसी। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, मद्रास में यही चलन है। क्या? व्यापारी लोग ऐसे ही रहते हैं, नाइयों की तरह बिस्तर बक्सा लेकर घूमते हैं। व्यापार करना हो तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वो सब छोटे दुकानदारों की बातें हैं, जिन्हें पैसे का इनाम मिला है। वे भला जीवन को सजाना क्यों छोड़ेंगे? वो तो है, मैंने भी तो सजाया है। कहाँ? मद्रास में। और कहाँ? तुम्हारी दुकान वहाँ बहुत सुंदर है क्या? हाँ, काफ़ी सुंदर है। क्या क्या सामान बेचते हो? बहुत सी चीज़ें। साइकिल के टायर भी शायद? तुम्हें किसने बताया? मुझे क्या पता नहीं है। और हाँ, मद्रासी लोग बहुत साइकिल चलाते हैं ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। टायर तो तुमने मुझे कभी दिखाया ही नहीं।
कैसी चीज होती है वो? रबड़ की बनी हुई? थोड़ी देर चुप रहकर उसने पूछा, और क्या बेचते हो? चाय? खूब बिकती है, बहुत। दिन में क्या वे 10-10 बार चाय पीते हैं? जिनकी मर्जी हो वे पीते हैं। मैंने तो कभी किसी मद्रासी को देखा ही नहीं। देखकर क्या फायदा? मैं तो बस ये सोचती हूं कि जिनके कारण तुम्हारा व्यापार इतना फल फूल रहा है, हम उनके कितने ऋणी हैं। तुम तो ये कह रही हो, सुनने में तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है, पर बात को घुमा फिराकर कई तरह से देखा जा सकता है। काश तुम व्यापार की अंदरूनी हकीकत जानता थी। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो, हजारों रुपए जो वे हमारे लिए कमा कर दे रहे हैं, उस सच को तुम जुटला नहीं सकते। मद्रासी औरतें दिखने में कैसी होती हैं? बुरी नहीं है, कहो कि बहुत सुंदर होती हैं। अपनी अपनी रुचि है। संसार में किसी को कोई सुंदर लगता है तो किसी को साधारण। तुम्हें वे कैसी लगी? कोई कोई छररी और दुबली होती हैं, अच्छी ही हैं। क्या वे मद्रासी साड़ियां पहनती हैं? हाँ, वही देखा मैंने। उसने फिर पूछा, और क्या क्या बेचते हो? मक्खन, पावरोटी, बिस्कुट और जैम। जैम किसे कहते हैं? वही जो जली होती है। न जाने कितने दिन हो गए चुन्नट कुच्ची डालकर साड़ी नहीं पहनी। क्यों? नहीं, इस मोहल्ले के लोग बड़े कुटिल हैं, और ये छोटी सोच वाली सास भी किसी से कम नहीं। थोड़ी देर चुप रहकर मैंने कहा, देख रहा हूं पैरों में आलता लगाया है, क्या सुंदर नहीं लग रहा? मैंने सर हिलाकर कहा, बहुत। मेहंदी के पत्ते घिसकर लगाए हैं, तभी। क्या उससे इतना लाल रंग आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। शाम को तुम्हारे लिए एक शीशी आलता खरीद लाऊंगा। रहने दो। क्यों रहने दूं? आलता मैं अब ज्यादा नहीं लगाती। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, जब जरूरत होती है तो यह मेहंदी का जंगल तो है ही। निस्तब्ध दोपहर थी। झिंगुर बोल रहे थे। मेरा बड़ा मन करता है कि एक बार ग्रामोफोन सुनूं। ग्रामोफोन? जैसे आसमान से गिरे हो। इतने दिनों बाद मद्रास से लौटे हो, एक ग्रामोफोन भी नहीं ला सकते थे? उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, आजकल तो बहुत सस्ते मिलते हैं। 150-150 में एक बहुत बढ़िया मशीन मिल जाती है। हाँ, मिल तो जाती है। बेवकूफों की तरह सर हिला रहे हो, लाए तो नहीं। मैंने खिड़की के पास से एक नींबू का पत्ता तोड़ लिया। आजकल कितने नए रिकॉर्ड निकल गए हैं। क्या मोहल्ले में किसी के पास ग्रामोफोन है? तुम्हें उससे क्या मतलब? 2-4 दिन मांगकर सुना जा सकता था। तुम चाहो तो मांगकर सुन लो, पर दूसरों की चीजों पर गाने सुनने का मुझे कोई शौक नहीं। लोग 700 रुपए खर्च करके ग्रामोफोन खरीदते हैं और मैं एक 150 रुपए की चीज के लिए मोहल्ले वालों के सामने हाथ फैलाऊं? सब जानते हैं कि मद्रास में तुम हजारों का कारोबार कर रहे हो। हाँ, दूसरों की चीजों पर ऐश करने का पक्षधर मैं भी नहीं हूं। भीख मांगकर मजे करने वालों के जीवन में तृप्ति से ज्यादा धिक्कार होता है। सादगी भरा निष्प्रिय जीवन उनसे कहीं बेहतर है। वो तो है। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बड़ी बड़ी बातें की थीं कि जीवन को सजा रहे हो, पर इन 4 सालों में भी इस फूस के घर की दरिद्रता नहीं गई। तुमने कहा था कि पश्चिम की तरफ एक पक्का मकान दालान बनवाओगे। उसकी ईंटों का ढेर अब भी सुलग रहा होगा कहीं। एक ठंडी सांस भरकर, वो रावण की चिता की तरह उम्र भर सुलगता ही रहेगा। मैंने थोड़ा हंसकर कहा, देखो तो क्या होता है। आंखों में चमक लाकर उसने पूछा, क्या जमीन खरीद ली? मैंने सर हिलाया, नहीं, सोच रहा हूं। कहाँ खरीदूं? सोच रहे हो? बस सोच कर ही जिनका मन भर जाता है, उन्हें भला मेहनत करके कुछ खरीदने की जरूरत ही क्या है? जीवन के अंत तक बस ख्यालों के पुलाव पकाते हुए दिन बीत जाएंगे, जुगाली करते हुए, आंखें मूंदकर और दुम हिलाते हुए। सोच रहा हूं मुंगेर में लूं या और पश्चिम में जाऊं, जैसे देहरादून। रहने दो। नहीं, असल बात क्या है पता है? सिर्फ बातों के हवाई जहाज बनाने से क्या फायदा? थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, हमारी शादी के बाद से ही कह रहे हो कि इंसान का जीवन सलीके यानी श्री छांद की चीज है, पर यहां इस गाय बैलों के बाड़े यानी खौवाड़ की तरफ भी तो जरा देखो। हाँ, वो मैं सोच रहा हूं। शादी के समय से ही तुम मुझे सुनाते आ रहे हो कि इंसान का जीवन एक सुंदर रचना की तरह है, पर आज तक ना एक पक्का मकान बना, न ग्रामोफोन आया, न ऑर्गन, न सिलाई की मशीन, न महोगनी की लकड़ी की कुर्सियां, मेज या दराजें मिली, न नक्काशीदार पलंग और न ही झाड़ फानूस। यहां तक कि एक सिलाई की मशीन तक नसीब नहीं हुई। तुम इन 1.5 सालों में बहुत दुबली हो गई हो ही गई हूं और भी होंगी। क्यों? रोज बुखार आता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, सूजकर लाल हो जाते हैं और टीस मारते रहते हैं। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। ऐसे सीलियन भरे सैंसते कमरे में रहने से और क्या होगा? शादी से पहले मेरे मायके वालों ने, जिन्होंने मुझे देखा था, वे अब मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। एक ठंडी सांस भरकर वह बोली, डॉक्टर ने विटामिन खाने को कहा है। दूध में विटामिन है, संतरे में है,
पर पैसा कहाँ है? बिटिया के दूध का इंतजाम करते करते पिताजी परेशान हैं। मेरे लिए दूध कहाँ से आएगा? और मुंह खोलकर मैं पिताजी से कहूं भी कैसे? पिछले साल तो तुमने घर पर एक पैसा भी नहीं भेजा। मुझे मद्रास में लिखना तो चाहिए था। खैर छोड़ो, मेरे लिए रोज एक सेर दूध अलग से रखवा देना। हाँ, रखवा दूंगा। मछली, मांस, अंडे, मक्खन, टमाटर, संतरा, विटामिन तो बहुत सी चीजों में होता है ना? हाँ, होता तो है। बाजार से रोज ये चीजें ले आना, किसी और के भरोसे मत रहना। तुम खुद जाओगे तभी ताज़ा चीजें ला पाओगे। हाँ, ले आऊंगा। डॉक्टर ने मुझे 2 दवाइयां लिख के दी थी, पर खरीदी नहीं गई। क्यों? दवाइयां बहुत महंगी हैं, करीब 10-12 रुपए की। आज शाम को जरा बाजार जाकर ले आना। लाओगे ना? हाँ, ले आऊंगा। अब गर्मी पड़ने लगी है। बेचारी बच्ची कपड़े पहनकर पसीने से बेहाल हो जाती है। सारा दिन बहुत कष्ट पाती है। मोटे खद्दर के कपड़ों के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। उसके लिए 2 सिल्क के फ्रॉक ले आना। चौक के मोड़ पर जो मुनका की दुकान है, वहीं से। सिल्क के? हाँ, नकली सिल्क या चाइनीज सिल्क मत लाना। जो असली हो वही लाना। उस नन्ही सी बच्ची को ठगने से क्या फायदा? हाँ, वो तो ठीक ही है। बिटिया, खुक्कू के लिए एक टिन पाउडर ले आना। बाजार में जो सबसे अच्छा हो वही। घटिया चीज लगाने से कई बार। ऐसी बात नहीं है, ले आऊंगा। और एक जोड़ी बादामी रंग की जूती, लाल मखमल वाली नागरे लाना। बेचारी सारा दिन नंगे पैर टुकुर टुकुर चलती है। उस दिन पैर में कांच या कुछ चुभ गया था। जूते पहनने से कहीं छाले तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, उसे आदत है। 3 महीने पहले पिताजी ने एक जोड़ी दिलाई थी, पता नहीं कहाँ खो गई। वही वाली ढूंढ ले तो? क्यों, वही पहनाओगे क्या उसे? इतनी छोटी बच्ची पर ऐसा जुल्म करने का तुम्हारा मन कैसे होता है? मैंने थोड़ा हंसकर कहा। नहीं, मैं तो बस पैर के नाप के लिए कह रहा था। वो भी थोड़ा मुस्कुराई। उसके लिए इतना डरने की क्या बात है? एक पेंसिल से सफेद कागज के टुकड़े पर पैर का नक्शा बना लूंगी, बस। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये जो चौखाने चेक वाला खद्दर का ब्लाउज पहना है, इस गर्मी में जैसे बदन में चुभता है। मेरे लिए कुछ ब्लाउज के कपड़े पीस ले आना, सिल्क के। मेरे लिए नकली सिल्क भी चलेगा। मेरा जीवन तो अक्सर बेजान निर्जीव सा पड़ा रहता है। लगता है फिर से बुखार आ रहा है। हाथ पैर सूजने लगे हैं शायद। अरे, क्या तुम सो गए? सो जाने पर भला इंसान इतनी बातें कैसे सुन सकता है? उसने कई बार उबासी ली, चुटकी बजाई और अपनी उंगलियां चटकाईं। खिड़की के पास जाकर थोड़ी देर तक उल्टी वमन की, फिर धीरे धीरे उठकर चली गई। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।